यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे यहाँ पर आंसर राइटिंग यहाँ पर प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पर हम लोग जो आंसर लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे आपको ऐड करने हैं, कैसे यहाँ पर स्टार्ट करना है आंसर को, है ना, कहाँ पर एंड करना है, क्या क्या पॉइंट यहाँ पर बीच में रखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट हमको लास्ट में देने हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर आज यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर पहला आपका पेपर होगा, है ना, पहला पेपर यहाँ पर देखो जितने भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर करेंगे, जैसे कि टेस्ट 1 ये है। टेस्ट 1 में आपका सिर्फ हम लोग 4 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करेंगे। अगला टेस्ट 2 आएगा, उसमें भी यहाँ पर 4 क्वेश्चन। टेस्ट 3 आएगा, उसमें भी 4 क्वेश्चन। ऐसे करके 4 क्वेश्चन का हम लोग पूरा सेट बना के रखेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर डेट 11 जून और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है। एक बात और, यहाँ पर देखो भी जैसे यूपीएससी का एग्जाम अभी यहाँ पर प्रीलिम्स का हुआ है। ठीक है, अभी अपने चैनल से काफ़ी लोगों का यहाँ पर करीब 4 से 5 लोगों का यहाँ पर अभी मेरे पास कॉन्टैक्ट मैसेज आए थे कि सर मेरा प्रीलिम्स अच्छा हुआ है तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए। तो इस वजह से मैंने और थोड़ा सा स्टार्ट किया कि चलो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर उसके बाद अपना डिसाइड कर लो कि आपको क्लास अगर यहाँ पर जैसे दिल्ली में या आंसर राइटिंग के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर बात कर सकते हो, है ना। तो उसको लेकर के बाकी हम लोग यहाँ पे अपना आज प्रैक्टिस करेंगे और उन लोगों को भी हेल्प होगा जो यहाँ पर यूपी पीसीएस दे रहे हैं, जो बीपीएससी दे रहे हैं, उन सब के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। आते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, कैसे हमको लिखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कलाकार और शिल्पकार कलात्मक संवेदनशीलता और जीवंत कल्पना शक्ति के संपन्न होने और उसके साथ अत्यधिक कुशल भी थे। इस संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से जुड़ी कलाकृति में मिली जानकारी के आधार पर इस युग में लोक जीवन के पहलू की चर्चा करना है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसमें लिखेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग कैसे आंसर स्टार्ट करेंगे इसका। पहले बात करेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखो एक हम लोग क्या करते हैं, पहले एक मेन पॉइंट पकड़ते हैं हम लोग। देखो जैसे कि मैं आपको पॉइंट बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बाहर रोड में चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या लगे, जैसे कि रोड में यहाँ पर खंबे लगे, खंबे में क्या तार लगा है ना। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ इसका पोल है। पोल मतलब खंबा, उस खंबे में ही तार पूरा जा रहा है, खंबे के बेस पे पूरा टिका हुआ है। राइट, तो वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि किस पे टिका हुआ है पूरा क्वेश्चन जो हमारा बात कर रहा है, इसके एयर फेयर जैसे जा रहा है, किसके एयर फेयर जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के एयर फेयर जा रहा है। राइट, तो आप क्या करोगे, सिंधु घाटी सभ्यता पे ही आप एक परिचय बनाओगे। ठीक है, याद रखना है आपको। देखो जिस चीज़ को लेकर यहाँ पर आपके बात घूम रही है, उसी चीज़ को लेकर के आप यहाँ पर पॉइंट अपना क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पे इसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो दोगे आप। राइट, तो ये लिखोगे आप और उसमें आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उसका संक्षिप्त परिचय दोगे। राइट, आगे आते हैं। उसके बाद आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको बताना है इसके उत्खनन के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को कैसे यहाँ पर जीवन ज्ञात होने वाली प्रमुख विशेषताओं होती थी वो बताओगे आप। राइट, उसके बाद आपका एक यहाँ पर अपना निष्कर्ष देंगे, है ना, लास्ट में निष्कर्ष अपना देना है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर हम लोग लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व यहाँ पर आधुनिक पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में विस्तृत एक कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और सिंधु घाटी ने जो स्थल थे उसके जुड़ी यहाँ पर कलाकृतियाँ उसके जीवन के यहाँ पर विभिन्न पहलुओं को चिन्हित करता था। ठीक है, आपको थोड़ी सी बात आपको 2 लाइन की यहाँ से ये बतानी है जो मैंने आपको बताई। उसके बाद आप नीचे से लिखोगे कि इनकी मूर्तियाँ, है ना, क्या यहाँ पर पूछा है, इनको लेकर के यहाँ पर इनके युग में जैसे कलाकृतियाँ थी क्या क्या मिली थी, कलाकृतियों में क्या क्या था, जैसे मूर्तियाँ हो गई, मोहरे हो गई, मर्दभांड हो गए, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा 2 पॉइंट करके बता दोगे। वस्त्र सौंदर्य को लेकर के यहाँ पर देखे गए थे चीज़ें, धर्म उन लोग को देखा गया था, क्या व्यापार करते थे वो लोग, मनोरंजन को लेकर के क्या देखते थे, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इसमें ऐड करोगे। तो यहाँ पर क्या कलाकृति की जानकारी पूरी यहाँ पर दिख जाएगी आपको, है ना, कलाकृति और शिल्पकार जो कलात्मक संवेदनशील है ये। तो आप लिखोगे यहाँ पर मूर्तियों के बारे में आप लिखोगे कि अनेक जो प्रमुख मूर्तियाँ जैसे कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, ठीक है, बैल पुजारी आदि के यहाँ पर सेल खड़ी जो थी उसकी प्रतिमा देखने को मिली थी। राइट, और उसकी जैसी तकनीकी को ज्ञान यहाँ पर परिष्कृत स्तर पर देखने को मिला था। राइट, तो इतना आपको यहाँ से लिखना है। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे इसी में, सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है इसका मोहरे में क्या होता था, जो मुहर मिलती थी इनकी। ठीक है, मोहरों में आपको लिखना है कि इसमें इस स्थल कृत में सेल खड़ी की तांबे की निर्मित यहाँ पर जैसे कि सांड, है ना, बैल और एक सरंगी पशु की जो मूर्तियाँ थी वो देखने को मिली थी। राइट, और मोहरों का प्रयोग व्यापार के लिए ताबीज के रूप में भी कर लेते थे लोग। आगे पॉइंट लिखोगे मृदभांड। मृदभांड में क्या लिखना है आपको, मृदभांड में आप लिखोगे कि अधिकांश मृदभांड वाली मिट्टी निर्मित और सादे यहाँ पर चमकीले दोनों प्रकार के देखे गए थे और कुछ स्थलों में काले पॉलिशदार मृदभांड भी प्राप्त हुए थे, ये आप बताओगे। उसके बाद अगला पॉइंट आप नीचे हेडिंग छोटी सी दोगे इसी में, वस्त्र और सौंदर्य प्रसाधन को लेकर के यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी गई थी, जैसे कि बहुत सारे स्थल से ऊनी और सूती वस्तुओं के ऊपर बुनकर की जो तकनीकी वो सब यहाँ पर चीज़ें मिली थी, तो उससे पता चला था कि इनको उसका विज्ञान था, है ना, ये इसका बताओगे आप। और उसके बाद बताओगे धर्म को लेकर के। धर्म इनका क्या, धर्म में यहाँ पर क्या था, लोगों द्वारा माता देवी, भगवान पशुपति और जो वृक्ष है, ठीक है, उनको लेकर के यहाँ पर जो वृक्ष है उनको लेकर के यहाँ पर बुनने की तकनीकी। राइट, और
जो पूजा करने के व्रत के साक्ष्य वो सब यहाँ पर देखे गए थे। अब धर्म में बताओगे ये बात। उसके बाद आपको बताना है धर्म के बाद जो व्यापार है, ठीक है, व्यापार के बारे में बताओगे इनका क्या व्यापार था इसमें, राइट। धर्म मैंने देखा, धर्म का व्यापार देखेंगे। व्यापार में जैसे कि अधिकांश व्यापार सेवाओं में वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती थी इसकी, ठीक है, उसके माध्यम से किया जाता था। और सिंधु सभ्यता के जो निवासी पहिए नौचालन है ना, उसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी परिचित थे। और मेसोपोटामिया अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर वाणिज्यिक संबंध भी देखे गए थे। तो आप ये बताओगे व्यापार को लेकर। और मनोरंजन को लेकर के बताओगे, क्या मनोरंजन को लेकर के था, जैसे कि बच्चों के लिए यहाँ पर क्या था कि खिलौना, गाड़ी, पशु पक्षी, मूर्तियाँ बनाई गई थी। और पुरातत्व खनन के दौरान यहाँ पर 6 फलकों का चिन्हित घन पासा भी देखे गए थे। तो ये सब पॉइंट आप इसमें बताओगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इतनी चीज़ें लिखना है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। सिंधु घाटी शब्दार्थ मैंने आपने बताया ऊपर, ठीक है, क्या था। और इसके शिल्पकार कलात्मक जो यहाँ पर चीज़ें देखी गई थी, कल्पना शक्ति से संपन्न होने वाले अत्यधिक कुशल थे। सिंधु घाटी शब्दार्थ से जुड़ी कुछ कलाकृतियाँ देखी गई थी, ये सब कलाकृतियाँ हमारी हैं, है ना। इसके साथ साथ आपको बताना है कि कैसे कैसे यहाँ पर अपने जीवन में पहलू की चर्चा की थी, है ना। तो अपने जीवन में कैसे कैसे उतारा इनको, वो सब आपको यहाँ पर पॉइंट मैंने आपको बताया, वो पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट आंसर आप लिख रहे होगे, मतलब बहुत सारे लोग पहले से भी जुड़े हैं, है ना, पहले भी लिखा है आंसर। तो आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें अपने आप समझ आती रहेंगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो। और देखो GS1 है, इस पर ही हम लोग अभी क्या करेंगे, GS1 पे ही हम लोग कम से कम अभी कंटिन्यू यहाँ से 20 क्वेश्चन इसी के करेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन। और फिर उसके बाद GS2 का 20 क्वेश्चन ऐसे कर करके 20-20 क्वेश्चन के हम लोग ऐसे बढ़ाएंगे। फिर आपको GS में आएंगे घूम के, ऐसा रोटेट करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर कितने वर्ड में लिखना है, यह 150 वर्ड में पूरा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। 150 से 200 वर्ड में भी कर सकते हो आंसर को अपना, वैसे 150 को प्रेफरेंस दो, राइट। 150 कितना होता है बेबी आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक पेज है, आपको एक पेज हुआ प्लस आपका इतना आधा पेज है, ये आपका 150 वर्ड हो गया, ठीक है। अगर आप 200 वर्ड में ये आंसर लिखते हो ना, तो ये 2 पेज आपके पूरे हो जाने चाहिए। 2 पेज आपको पूरा हो सकता है कि तीसरे पेज में भी थोड़ा सा 1-2 लाइन जा सकती है, नहीं जाएगी तो कोई नहीं चलेगा। 2 पेज में आपको यहाँ पे 200 आंसर का लिखना है, 200 वर्ड का। तो ये बात आपको माइंड में एकदम सेट करके रखना है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के पहले हम लोग देखें थे कि पहले क्वेश्चन का जो लास्ट हम लोग ने खत्म किया क्वेश्चन ना, उसके लास्ट में आप निष्कर्ष भी दे सकते हो। निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, देखो निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि जो सभ्यता थी इसकी धार्मिक और परलौकिक जीवन, वस्त्र और सजावट, मनोरंजन आदि संबंधी जो विशिष्टताएं होती हैं, स्पष्ट रूप से उनके कौशल और कलात्मक जो ढंग होते हैं, संवेदनशीलता होती है, उसके जीवन की कल्पना को दर्शाती है। उसके साथ ही मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत प्राचीन सभ्यता के रूप में वर्णित की जाती है। तो इतना आप निष्कर्ष बता दोगे। देखो निष्कर्ष जरूरी नहीं कि सबका मैंने निष्कर्ष आपको नहीं बताया था यहाँ पर। निष्कर्ष सबका सेम नहीं रखना है कि आप जितने लोग देख रहे हो सब निष्कर्ष सेम रखो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बातों को समझा सकते हो। या आपने जो लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के क्यों मनोरंजन और वस्त्र बनावट जीवन को लेकर के क्यों यहाँ पर अच्छा बताया गया था, है ना, क्यों यहाँ पर इसको अच्छा बताया, तो आप अपना कुछ 1-2 पॉइंट ला के कर सकते हो स्कोर ऐड, ठीक है। सबका आंसर, सबका जो निष्कर्ष सेम नहीं होना चाहिए, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ से। इसमें बोला कि एक संगठित धर्म के रूप में पूर्णतः ओझल होने के बावजूद बुद्ध धर्म ने अपनी स्थायी छाप छोड़ी है। इस संदर्भ में प्राचीन कला की और स्थापत्य बौद्ध की धर्म के योगदान पर प्रकाश डालना है, ठीक है। कहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे, 203 पॉइंट में हम लोग को आंसर को खत्म करना है, ठीक है। देखो पहली बात आप बताएंगे कि भारत में किसको लेकर के बात कर रहा है, किसको लेकर के बात घुमा रहा है, बात कर रहा है बौद्ध धर्म को लेकर के, राइट। तो हमें क्या करना है कि बौद्ध धर्म के बारे में क्या करेंगे, टिप्पणी देंगे, कैसे देंगे बताता हूँ अभी। यहाँ पर देखो जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पहले जानेंगे। आप बताएंगे यहाँ पर जो भारत में जो संगठित बौद्ध धर्म है उसके यहाँ पर पतन के कारणों का एक संक्षिप्त हम लोग यहाँ पर बता देंगे, है ना। बौद्ध धर्म के यहाँ पर संक्षिप्त यहाँ पर कारण बताएंगे क्यों यहाँ पर इसका पतन हुआ था, राइट। या फिर आप बौद्ध धर्म के बारे में स्टार्टिंग कर सकते हो, बौद्ध धर्म से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप पतन के बारे में बता सकते हो, है ना। तो ये भी चलेगा। तो क्या लिखोगे, आपको पहला फर्स्ट टाइम ये लिखना है, फर्स्ट में यहाँ पर पॉइंट में बौद्ध धर्म क्या है उसके बारे में बताना है और उसके पतन के बारे में बता सकते हो, राइट। उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर ये बोला कि अपनी छाप छोड़ी थी और प्राचीन भारत की कला और स्थापत्य बौद्ध धर्म के योगदान पर प्रकाश डालना है। तो आप बताओगे इसमें कि जो प्राचीन भारत की कला है ना, उसमें स्थापत्य बौद्ध धर्म की जो गहन काफ़ी पॉइंट है, इसमें काफ़ी जो डीपली पॉइंट है इसके, जो उसमें योगदान डाले गए थे पॉइंट, वो आपको बताना है। क्योंकि लास्ट में ये पूछ रहा है कि प्राचीन भारत की कला में और स्थापत्य को लेकर के बौद्ध धर्म में क्या योगदान डाले गए थे। तो भारतीय कला जो है उसमें स्थापत्य कला को लेकर के, है ना, और इसमें बौद्ध धर्म के योगदान पर, दोनों पर आप यहाँ पर टिप्पणी कर दोगे लास्ट में क्या है ये, ठीक है। इस टाइप से लिखना है। तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे लिखोगे आप। आपको लिखना है करीब 2 से 3-4 लाइन में। आप लिखोगे कि भारत में बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी में प्रारंभ में ही व्यवहारिक रूप से
विलुप्त हो गया था और ये धन संचयन महिलाओं के प्रति वासना, आरामदायक जीवन शैली और यहाँ पर अंधविश्वास युक्त यहाँ पर जो परंपराएं थी, प्रथाएं थी और इत्यादि यहाँ पर सभी जो बुराइयां थी वो सब इससे क्या ग्रसित हो चुका था। इससे क्या होता था, उनके द्वारा आरंभ में विरोध किया गया था और हिंदू धर्म और जैन धर्म के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा, संरक्षण और दान में कमी तथा हूणों और जो तुर्क थे और फारसी थे उनके द्वारा विजय पर तत्पश्चात उत्पीड़न और संगठित धर्म को लेकर के एक पूर्णतः उछल के कारण बना था। हालांकि इसके बावजूद बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला और स्थापत्य को लेकर के अपनी काफ़ी ज़्यादा छापे छोड़ी थी। जैसे कि क्या क्या छापे छोड़ी, जैसे कि स्थापत्य में मान लो, स्थापत्य ने पूछा ना इसने, तो स्थापत्य में बता दो कि स्थापत्य में बताओगे कि जो महान बौद्ध सम्राट अशोक ने बलुआ पत्थर से 81 स्तंभ स्थापित करवाए थे, जिसके शीर्ष पर वृषभ, सिंह और हाथी जैसे पशुओं की आकृति उत्कीर्ण की गई थी और इन पर सदाचार, मानवता और पवित्रता जैसे बौद्ध उपदेश अंकित किए गए थे। ठीक है, ये बता सकते हो। और उत्खनन में लोरिया और नंदनगढ़ जैसे सांची के जो स्तूप थे वो यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, अब स्तूप के बारे में लिखोगे, स्तूप में बताओगे कि स्तूप का निर्माण पत्थरों अथवा ईंटों में किया जाता था और ये महत्वपूर्ण घटनाओं स्मृति बौद्ध धर्म के संबंधित थी। राइट, ये पॉइंट लिखना है। और उदाहरण के लिए मान सकते हो जैसे अमरावती, सांची, भरूच और गया का स्तूप। अगला पॉइंट में आपको लिखना है चैत्य और विहार, लिखोगे हेडिंग में। चैत्य और विहार में क्या लिखना है आपको कि संपूर्ण देश में चैत्य गृह या पूजा स्थल हॉल ईंटों के अथवा चट्टानों के काटकर बनाए जाते थे और वे भारत के विभिन्न भागों में ईंटें अथवा चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे। बिहार में या ये वाले मठ पाए गए थे और अजंता, एलोरा, नासिक, कन्हेरी, बाकी बादामी गुफाएं है ना, ये सब यहाँ पर दिखी गई थी। तो ये सब पॉइंट आप एग्जाम्पल बता सकते हो। ठीक है, चैत्य विहार के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात कर ली, स्थापत्य की बात कर ली है ना, स्थापत्य में सब पॉइंट आ गए हमारे। अब स्थापत्य के बाद हम लोग बात करेंगे किसके, स्थापत्य के बाद बात करेंगे प्राचीन भारतीय कला की बात कर रहा था ना, ये प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य की। या पहले आप प्राचीन भारत के कला की बात कर सकते थे, बाद में स्थापत्य की बात कर दो, ये स्थापत्य की पहले कर दो, प्राचीन भारत की बाद मतलब प्राचीन कला की बाद में कर दो, है ना। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कला, है ना। कला में आपको क्या लिखना है इसकी कि आप लिखोगे कि लगभग 3री-4वीं शताब्दी में संकलित बौद्ध ग्रंथ, विनय पिटक और अनेक स्थानों में क्या होता था, चिन्हित होता था और ये आमोद ग्रह को संदर्भित करता था और ये चित्रित आकृतियाँ और अलंकृत पैटर्न से सुसज्जित होती थी। राइट, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि ईसाई युग से पूर्व बुद्ध की जो आध्यात्मिक को इसको अत्यंत यहाँ पर अमूर्त बनाया गया था, जिससे यहाँ पर बोधि वृक्ष जैसे जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो, और धम्मचक्र जहाँ विधि का चक्र था, उनके पदचिन्ह जहाँ पर शाही छत्र, स्तूप, ये सब यहाँ पर में देखे गए थे, प्रतीक बताते थे इसके। तो ये सब आप पॉइंट बताओगे। अगला पॉइंट इसी में अजंता की गुफा मंदिर 2री शताब्दी से पूर्व 7वीं शताब्दी से पूर्व तक के दौरान यहाँ पर निष्पादित हुई थी और चित्रों की विषय वस्तु, छत और स्तंभ अलंकृत पैटर्न छोड़कर लगभग पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, ये बताओगे। जैसे गुफा 1 में बना बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र, अजंता चित्रकारी सर्वोत्तम कृति के बातें बताते हैं, ऐसा बताओगे आप। एक पॉइंट और लिखोगे इसमें कि 8वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में जो उत्खनित एलोरा की जो भित्ति चित्र थे उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र भी शामिल हैं। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, आपको निष्कर्ष अगर लिख सकते हो तो निष्कर्ष लिख दो, लेकिन निष्कर्ष में नहीं लिखना है। राइट, अगर आपको बोला जाए कि किसी प्रकाश डालना है तो प्रकाश डाल में आपको निष्कर्ष नहीं लिखना होता है। ठीक है, अगर आप लिख भी सकोगे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसके बारे में बता दोगे कि यहाँ पर, क्योंकि प्रकाश डालने के बाद ये कहा जाए, इसके मतलब ये होगा कि ये कही जा रही बात कि इसके बारे में आप अपना बातें बताओ, क्या अपनी बात में इसका प्रकाश डाल सकते हो। मान लो आपको मैंने कोई चीज़ दी, उस पर प्रकाश डालो आप, है ना, उसका निष्कर्ष नहीं हो सकता है क्योंकि आप खुद ही उस पर पूरी क्रिएट कर रहे हो पॉइंट। राइट, तो अगर लिखना है तो लिख सकते हो आप, है ना। इतना करके आपका आंसर यहाँ से पूरा होगा। 150 से 200 वर्ड के बीच आंसर इसको लिख सकते हो अपना। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 बोला है मुस्लिम शासकों ने स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं की कई विशेषताओं को आत्मसात किया था तथा भारत में अपनी स्थापत्य कला की पद्धतियों को उन्हें संयोजित किया और इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के संदर्भ में परीक्षण करना है हमको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हमको आंसर कितने पॉइंट में खत्म करना है, 2 से 3। देखो बहुत ज़्यादा 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और कभी कभी 4 पॉइंट हो सकते हैं, है ना। 4 पॉइंट अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी 1, 2, 3 पॉइंट में हम लोग को आंसर खत्म करना है। देखो जैसे कि आपको बोला इसमें मुस्लिम शासकों द्वारा स्थानीय संस्कृति परंपराओं में विशेषताओं को आत्मसात किया और भारत में अपनी स्थापत्य कला की पद्धतियों में संयोजित किया था और इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का परीक्षण करना है। तो देखो हम लोग आंसर कहाँ से करेंगे, आपको क्वेश्चन सिर्फ पॉइंट पकड़ना है। आपने अगर पॉइंट पकड़ लिया पूरा आंसर लिख जाओगे। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे में सिर्फ एक लाइन देता है, एक लाइन भी पूरी तरीके से नहीं देता है, आधी लाइन को अगर आपने पूरा समझ लिया कि आप कहना चाह रहा है तो आप उससे 1000-1500 वर्ड आप लिख सकते हो। सेम ऐसे लिखने होते हैं 1200-1300 वर्ड ऐसे में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आप अगर पॉइंट को पकड़ लोगे तो आंसर अपना अच्छे से लिख जाओगे। और एक बात यहाँ पर, अगर क्वेश्चन ये मेंस का जितना बड़ा होता है उतना हम लोग को लिखने में आसानी होती है क्योंकि उनको उतने अच्छे से पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर पाते हैं। वो सब लोग देखेंगे जैसे सीरियल से आता जाएगा ना, तो वैसे देखते जाएंगे। अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा सरल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर किसको लेकर के बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है इंडो इस्लामिक को लेकर के बात कर रहा है।
आपको पॉइंट पकड़ लेना कि किसको लेकर के यहाँ पर घूम रहा है ये क्वेश्चन, है ना, किसको लेकर घूम रहा है, इंडो इस्लामिक को लेकर के यहाँ पर सबकी बात बताई जा रही है इसकी। हम लोग क्या करेंगे, इंडो इस्लामिक के बारे में बताएंगे बात कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला क्या है, उसका संक्षिप्त वर्णन दे देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में आप बताओगे कि भारत में, ये आपका दृष्टिकोण है, मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन, आपका की पॉइंट बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे स्टार्ट करना है आंसर। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप बताओगे कि भारत में मुस्लिम शासकों की, भारत में जो मुस्लिम शासक थे उनकी स्थापत्य शैलियों के जो वर्णन है उसका कर दोगे। पूछा है ना इसमें कि भारत में अपनी स्थापत्य कला की शैलियों को क्या किया है उसके बारे में बताना है, राइट, ये बता दोगे। उसके बाद आप बताओगे कि ये स्थापत्य शैलियाँ किस प्रकार स्थानीय परंपराओं से प्रभावित हुई थी, है ना, किस प्रकार स्थानीय परंपराओं से प्रभावित हुई थी, उसके बाद अब ये बताओगे। सिंपल से हमको सीरियल से चलना है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको कहीं जाना है, अगर हमको जाना है यहाँ से 2 किलोमीटर के बीच में आना है, तो हमको ये सोचते हैं कि हमको सीधा रास्ता मिलना चाहिए, और इस बीच में जो मतलब कि इधर से उधर से घूम के जाओ, तो हमको सीधा रास्ता हमको पकड़ना है ना। एक तरह से मैं कहने का मतलब है कि जो आप पॉइंट लिख रहे हो, पॉइंट पहले कौन सा पॉइंट है कि दूसरे में कौन सा, हम लोग अगर जैसे कोई नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, ये तो नहीं कि 1 के बाद 3 कर देते हैं 5 कर देते हैं, सीरियल से करना है ना, तो आपको सीरियल से एकदम क्रमागत चलता रहना है। वैसे यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको सीरियल से आगे चलते रहना है। पहले क्या आएगा, पहले पॉइंट आएगा इंडो इस्लामिक के बारे में बताएंगे आप, ठीक है, उसके बारे में आप बताएंगे कि मुस्लिम शासकों के यहाँ पर क्या स्थापत्य शैली के लेकर वर्णन करना था, इसके बाद हम बताएंगे, और उसके बाद आप उल्लेख कर देंगे कि स्थापत्य शैली किस प्रकार यहाँ पर इसमें परंपराओं से प्रभावित हुई है। आप जब कंटिन्यू आंसर लिखेंगे ना तो सब ऑटोमेटिक आपका चीज़ें सेट हो जाएंगी कि ऑटोमेटिक यहाँ पर चीज़ें आप लिखने लगोगे, समझ जाओगे चीज़ों को कि कब हमको कौन से पॉइंट ऐड करने हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक आंसर को आपको अच्छे से समझाता जा रहा हूँ अभी। तो देखो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ से, भारत में मुस्लिम शासकों की विजय और उसके स्थानीय जो रूप हैं उसके बस जाने के परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उद्भव हुआ था, और व्यापक रूप से इस कला को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि शाही शैली, इसमें दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली इसमें मांडू गुजरात और बंगाल जैसे जौनपुर थे, ठीक है, और मुगल शैली में जैसे कि दिल्ली आगरा लाहौर में देखी गई थी, राइट, और दक्कन शैली में जैसे कि आपके बीजापुर और गोलकुंडा देखे गए थे। तो हम लोग यहाँ पर शैलियों के बारे में 4 करीब यहाँ पर देख ली कि हाँ ये शैली है, हमारे को पता है। हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी या स्टेट पुलिस जो भी आप पेपर दोगे उसमें आपको बताओगे कि हाँ ये सब शैली हमने यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सब शैलियों के बारे में क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो, राइट। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, मुस्लिम शासक मध्य एशिया से अफगानिस्तान रास्ते आए थे, उन्होंने प्रारंभ में मौजूदा मंदिरों मस्जिद के रूप में परिवर्तित कराया था, उदाहरण के लिए कुव्वतुल-इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, तथा कालांतर में उनके द्वारा स्वयं की जो स्थापत्य कला थी उसके साथ स्थानीय विशेषताओं को समाहित करते हुए इमारतों के निर्माण को आरंभ कराया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको 1-2 लाइन का देना है। उसके बाद आप लिखोगे, हम लोग ने इतना तो देख लिया छोटे छोटे से ऊपर इंट्रोडक्शन टाइप में, अब आगे लिखना है आपको शाही शैली, आपको हेडिंग डालना है शाही शैली, शाही शैली, और यहाँ पर ब्रैकेट मतलब साइड में करके लिख दोगे दिल्ली सल्तनत। अभी हमने ऊपर बताई ना चारों बातें आपको, शाही शैली, प्रांतीय शैली, मुगल शैली, दक्कन शैली, तो इनके बारे में आपको पूरा डीप में थोड़ा थोड़ा सा 5-5 6-6 पॉइंट आपको बता देना है, ठीक है। 5-5 6-6 पॉइंट का मतलब ये नहीं कि आप पूरा आधा पेज, छोटे छोटे से की पॉइंट होना है। जैसे कि देखो शाही शैली को लेकर आप बताओगे, प्रारंभ में इन्होंने इमारतों के निर्माण के लिए स्थानीय स्थापत्य शैलियों को प्रशिक्षित स्वदेशी कारीगरों का उपयोग किया, बाद में इन स्थानीय कारीगरों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पश्चिम एशिया के कुछ वास्तुकारों को बुलाया गया था। अगला पॉइंट इसी में लिखोगे सही वाले में ही कि भारतीयों को पहले मेहराब और गुंबद बनाने का ज्ञान था, परंतु इसका ना तो व्यापक पैमाने पर उपयोग किया गया था और न ही इसे वैज्ञानिक रूप से विकसित किया गया था, ठीक है। तो यह पॉइंट बताओगे आप। आगे पॉइंट आप इसमें लिखोगे कि मीनारों का निर्माण परंपरा और भारत पश्चिम एशिया दोनों के यहाँ पर पाई जाती थी, ठीक है, किंतु मुस्लिम शासकों द्वारा निर्मित मीनारों के मुख्य मीनार आगे निकले छज्जे संबद्ध होती थी, ठीक है। इनके निर्माण में लाल सफ़ेद बलुआ पत्थर का भी प्रयोग होता था, ठीक है, ये पॉइंट लिखोगे। उसके बाद हम लोग प्रांतीय शैली में आ जाएंगे। प्रांतीय शैली मैंने क्या बताया था, मांडू गुजरात में जो थी, है ना, बंगाल जौनपुर में थी, उनके बारे में बताएंगे मांडू वाली में। इसमें आपको बताना है कि जो 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के पतन के परिणामस्वरूप प्रांतीय शैली का उदय हुआ था, और इन केंद्रों में इनकी स्थापत्य कला की स्थानीय जो पद्धतियाँ थी वो अत्यधिक प्रभावित हुई थी। उदाहरण के लिए बता सकते हो कि 15वीं शताब्दी में जो सरखेज शेख अहमद कट्टू था, उसकी सफ़ेद संगमरमर निर्मित दरगाह, बस एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद अगला आ जाओगे आप दक्कन शैली में। दक्कन शैली में बताओ कि बीजापुर गोलकुंडा में थी वो, तो क्या उसकी विशेषता थी थोड़ा उसके बारे में, जैसे कि इस क्षेत्र में अधिक ऊंचाई वाले क्या थे क्षेत्रों को उपयोग करके इन शैलियों के अंतर्गत किलों का जो निर्माण था वो किया गया था, और अपने निर्माण को लेकर के गोल गुंबद, एक ही गुंबद में जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र में कवर करने को लेकर मकबरा बनाया गया था, ठीक है, जैसे कि हैदराबाद के कुतुबशाही मकबरा और 4 मीनार दीवारों में अलंकृत के लिए जैसे कमल और जंजीर की लटकन वो सब दिखाई गई थी। तो आपका दक्कन शैली का ही हो गया। उसके बाद आप बताओगे मुगल शैली के बारे में। मुगल शैली में जैसे आप बताना है कि आपको मुगल शासन दौरान राजपूत जो थे उनकी पत्नियाँ
महलों में गुजरात और बंगाल जैसी जो शैलियाँ थीं उनमें व्यापक रूप से उपयोग करती थीं। कौन सी मुगल शैली को? और फतेहपुर सीकरी के महल में सह किला परिसर, ढलुआ छज्जा, बालकनी आकर्षक छतरों से निर्मित होती थी। ठीक है, ये पॉइंट आप बताओगे। और बाद में हिंदू और तुर्की ईरानी रूपों में संयोजन पर आधारित मुगल स्थापत्य पद्धति 18 और 19 शताब्दी में आरंभ तक निर्बाध रूप से जारी रही थी। बस इतना आपको बताना है। उसके बाद आप नीचे लिख दोगे आपका जो रहेगा आपका निष्कर्ष रहेगा, है ना। कंक्लूजन में आप एक बार पॉइंट लिख सकते हो कि इस प्रकार स्थानीय संस्कृति और परंपराओं तथा मुस्लिम शासकों की जो स्थापत्य पद्धति है उसमें विशिष्ट संग्रहण किया गया था और दोनों मिश्रण परिणामस्वरूप इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उदय हुआ था। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को अच्छा सा लिख सकते हो। ठीक है, की पॉइंट आपको सबको पकड़ते जाना है, एक एक की पॉइंट्स को पकड़ते ही आपको आंसर यहाँ से सॉल्व करते जाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको ऊपर स्टार्टिंग की पॉइंट बता देता हूँ ना कि पहले क्या क्या करना है, इनको लेकर के आगे बढ़ना है ना। प्रांतीय शैली, शाही शैली, मुगल शैली, दक्कन शैली, इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट बताने और ये क्या क्या थे कुछ एग्जाम्पल दे देने, आपका 150 वर्ड यहाँ से पूरा होगा। ठीक है, कुछ नए वर्ड आपको नहीं डालने बाहर ही। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन 4 है हिंदू मंदिरों के मूल जो आधार हैं और इसके यहाँ पर रूप में प्रमुख तत्वों की पहचान करना है। ठीक है, और साथ ही उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली के बीच अंतर पर प्रकाश डालना है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, चौथे क्वेश्चन को। इसके बारे में देखो किसको लेकर के बात कर रहा है आप बताओ। देखो कुछ कुछ बातें आप कमेंट में बताया करो किसको लेकर के बात कर रहा है, या कुछ पॉइंट है आप ना। देखो जितना आप जुड़ोगे ना, जितना मेरे से जुड़ोगे उतनी चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। राइट, मेरे कहने का समझाने मतलब एकदम आपको खुली लेवल में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को लिखना है अपना समझ के, है ना। तो उस चीज़ में आप ये नहीं कि आपको कोई टीचर समझा रहा है तो आप उससे कुछ पूछ नहीं पाओगे ना। आप भी पेपर दे रहे हो, पेपर एग्जाम में भी दे रहा हूँ। राइट, तो क्या है जो चीज़ मैं आपको अच्छे समझा सकता हूँ, जैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो चीज़ मैं आपको समझा सकता हूँ उतने अच्छे तरीके से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है, आंसर को देखो ब्रेक करना तोड़ना आपको यहाँ पर कोई नहीं सिखाएगा कि कैसे आंसर को ब्रेक करते हैं, कैसे किस किस पार्ट में आंसर को कहाँ कहाँ चीज़ों को लिखते हैं, है ना। तो मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ से सिखाऊंगा। राइट, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से हिंदू मंदिरों के जो मूल आधार थे उसके तत्वों की पहचान करना है, साथ ही उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मंदिरों की स्थापत्य शैली के बीच अंतर का प्रकाश डालना है। सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जो मैं क्वेश्चन अब बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करो। मैंने ऊपर बताया भी था कि आप दूसरे पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो एक रियल पॉइंट है उस पॉइंट से ही क्वेश्चन उठाना है। यानी कि आपने बात की जा रही है यहाँ पर कुछ भी आपने उठा दिया, हिंदू मंदिर उठा दिए क्या होते हैं, कहीं से उठा दिया किसी ने स्थापत्य शैली क्या होती है, किसी ने उठा दिया कि उत्तर भारतीय जो दक्षिण शैली क्या होती है। तो देखो एक जो क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ से पॉइंट लेकर चल रहे हैं हम लोग, एक चीज़ को लेकर के आगे घुमाई जा रही है, बात ली जा रही है, उसको आपको पकड़ना है। ठीक है, यही मेंस का जो आंसर राइटिंग है सबसे अच्छी चीज़ आपको यही चीज़ समझना है, यहीं से आपके मार्क्स पड़ेंगे। एग्जामिनर क्या देखता है कि यहाँ पर आपको क्या पॉइंट पता है कि आप सिर्फ लिखते ही चले जा रहे हो। आपने अगर सही पॉइंट आपको पकड़ लिया है कि हाँ इस पॉइंट से मुझे आगे खींच के जाना लेके, तो आप अच्छा सा मार्क्स आपको मिल जाएगा। एक स्टार्टिंग में ही पढ़ के आपको मार्क्स मिल जाएगा, पूरा आंसर भी नहीं पड़ेगा एग्जामिनर। और देखा कि आप लिखते ही चले जा रहे हो, कुछ यहाँ पर कहीं फ्लो ही नहीं है, तो पूरा कट के 0। राइट, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से करना है। भले ही आप क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिखो, लेकिन आपको सीक्वेंस से अगर लिखोगे तो हमेशा नंबर मिलेगा। सीक्वेंस कैसा, एक पॉइंट पकड़ो, पॉइंट से ही आपको खींचते हुए आंसर आगे ले जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, हिंदू मंदिरों के मूल आधार जो होते हैं इसके रूप में बताएंगे कि क्या इसकी विशेषता होती है। किसकी बात करेंगे, हिंदू मंदिरों की बात करेंगे हम लोग। किसको लेके बात हो रही है, हिंदू मंदिर को लेके बात हो रही है ना। आप खुद से देखो किसको लेकर के बात हो रही है, हिंदू मंदिर की बात हो रही है। उसने बताया स्थापत्य कला क्या होगी, किसकी स्थापत्य कला, हिंदू मंदिर की। उत्तर भारतीय दक्षिण शैली किसकी, हिंदू मंदिरों की, है ना। तो हिंदू मंदिरों की ही बात यहाँ पर की जा रही है और बोल रहा है कि दक्षिण यहाँ पर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली के बीच अंतर डालना है, किसके, हिंदू मंदिरों के, है ना। तो हिंदू मंदिर क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है हमारा, तो इसी को हमको खींच के आगे चलना है। तो हिंदू मंदिर के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें एक मुख्य विशेषता पर टिप्पणी कर देंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना है कि जो बाह्य इसका स्वरूप है ना, इसका जो बाह्य स्वरूप होता है उसमें सामग्री जैसे मंदिर द्वारा क्या पर पवित्र स्थलों की संख्या इत्यादि मानदंड थे, है ना। इसके आधार पर उत्तर भारत की जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की क्या शैली थी उसके बीच अंतर बता दोगे आप। तो ये पॉइंट आप उसके बाद में कर दोगे। ठीक है, सिंपल से 2 पॉइंट में आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आप क्या लिखोगे। हिंदू मंदिर जो है इसमें स्थापत्य शैली अनेक शताब्दी की लंबी कालावधि के दौरान यहाँ पर शैलकृत गुफा जो गुहा मंदिर है उसको लेकर के विशाल अलंकृत मंदिरों को विकसित की थी और जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक फैले थे। हिंदू मंदिरों के जो मूल आधार थे, ये मुख्य तत्व कुछ से निम्न इस प्रकार से, जैसे कि लिखोगे कि गर्भगृह इसमें होता है ना, और क्या होता है, मंडप होते हैं। इसको अपने आप में लिखना है खुद से, मैं आपको हेडिंग बता दे रहा हूँ, अपने आप में भरना अंदर। मंडप गर्भगृह क्या होते हैं उसके बाद आप लिखोगे। ठीक है, मंडप क्या होता है, मंडप में आपको लिखना है। शिखर और विमान क्या होते हैं, शिखर और विमान के अंदर आपको यहाँ पर पॉइंट लिखने हैं, करीब 3 से 4 पॉइंट सबके। ठीक है, वाहन क्या होता था, वाहन के बारे में आपको लिखना है इसमें। राइट, और
गलियारा क्या होते थे, गलियारा के बारे में आप लिखोगे। उसके बाद आप नीचे छोटी सी हेडिंग डाल, ये जो मैंने आपको की पॉइंट बताया इसके अंतर्गत आप लिखोगे पॉइंट, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ के इसको टॉपिक को आप लिखना, राइट। और उत्तर भारतीय जो इसके बाद नीचे हेडिंग लिखेंगे, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मंदिर की स्थापत्य शैली में अंतर। इतनी चीज़ तो कर ली। अब इसके उत्तर भारतीय शैली और दक्षिण भारतीय शैली में अंतर क्या होगा इन दोनों में। देखो अंतर क्या है, कि अंतर यहाँ पर ये होगा, मुख्य अंतर आपको लिखना है कि जैसे कि बता सकते हो कि मूल विशेषता कि यहाँ पर संपूर्ण मंदिर को समांतर एक पत्थर की वेदिका पर निर्मित किया गया था और जिसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी तथा गर्भगृह से नीचे ऊंचे शिखर में नीचे ठीक स्थित होता था और शिखर के आकार का आधार का नागर मंदिरों में कई उपशैलियों में विभाजित होता था, ठीक है। यह पॉइंट बताओगे। और उत्तर भारतीय जो यहाँ पर मंदिर है उसमें गर्भगृह का प्रवेश द्वार मिथुनों यहाँ पर जो थे, जैसे कि कामुक मुद्राएं, ठीक है, उसको दर्शाती थी, प्रतिमाएं को दर्शाती थी, राइट। द्रविड़ शैली को लेकर विपरीत यहाँ पर दिखाते थे इनको। दशावतार मंदिर इससे एग्जाम्पल बता दोगे, भुवनेश्वर का जो मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये सब आप इसके पॉइंट बता दोगे नागर या उत्तर भारतीय शैली के। अब जो द्रविड़ शैली बताओगे, जो दक्षिण भारत बताओगे, उसके दक्षिण भारत या द्रविड़ शैली कुछ भी ले सकते हो, इसके बारे में बता दो। तो देखो एकदम फैक्चुअल पॉइंट है, आपको द्रविड़ शैली के बारे में पूरा पढ़ना है और क्या करना है, उत्तर भारतीय शैली जो बारे में है नागर शैली उसके बारे में पढ़ना है। और नागर शैली से यूपीएससी ने क्वेश्चन इस बार पूछा है प्रीलिम्स में, है ना, आपको अगर पता होगा तो। और अगर आप यहाँ से मेंस का आंसर आप कर रहे होते प्रैक्टिस, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का बन सकता था। क्वेश्चन एक बार चेक करना अपना प्रीलिम्स का क्या था, ठीक है। या तो मैं आपको टेलीग्राम पे आपको शेयर करूँगा इसी टॉपिक को लेकर के उसको, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको लिखने हैं, है ना। द्रविड़ शैली के बारे में बताओगे क्या होता है और आपका आंसर यहाँ से पूरा होगा, राइट। तो ध्यान रखना है, मैंने आपको बीच बीच में कुछ चीज़ें इसमें छोड़ी है वो आपको लिखनी है, जैसे द्रविड़ शैली यहाँ पर करना है आपको पूरा, ठीक है। ऊपर मैंने आपको नागर शैली के पॉइंट थोड़े बताई दिए हैं और ऊपर मैंने कुछ पॉइंट और छोड़े थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर किसी घर में क्या मंडप, गर्भगृह, है ना, विमान, ये सब क्या होते हैं उसके बारे में लिखोगे, बस आपका आंसर पूरा होगा यहाँ से। तो इस टाइप से अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल करके आपको यहाँ से टॉपिक को कवर करना है। एक बात और, आपके पास नोट्स मटेरियल सब होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को लिख सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि मैं जो बताता जा रहा हूँ उसे वही लिखते जा रहे हो और हो गया। अपना एक नोट्स या जो बुक है वही परचेस कर लो। अगर नहीं पता है कौन सी बुक परचेस करना है तो आप मेरे को कमेंट करो या टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे पूरा लिस्ट या जो बुक अच्छा है वो सजेस्ट करूँगा लेने के लिए, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग डेली टारगेट में स्टार्ट किया था, कम से कम 35 क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। 35 क्वेश्चन के टॉपिक सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, यूपीएससी कभी नहीं पूछता उसके टॉपिक। देखो अगर टॉपिक ही पूछ लिया तो बहुत बड़ी बात है ना। मैंने इसलिए बोलता था कि जितने टॉपिक है अच्छे से पढ़ते जाओ, कुछ डाउट है तो पूछते जाओ। और यहाँ से 35 क्वेश्चन 35 टॉपिक यहाँ पे पूछे गए थे और बहुत लोग के यहाँ पर प्रीलिम्स में होने भी वाला है। अभी रिजल्ट 1-2 दिन में रिलीज होने वाला है प्रीलिम्स का, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 35 क्वेश्चन यहाँ से आए, कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है, कुछ लोग के मैसेज मेरे पास थे कि यहाँ से क्वेश्चन सर इतने आए हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से अच्छे से प्रैक्टिस करो। और एक बार जो लास्ट ईयर हमने यहाँ पर मेंस का आंसर राइटिंग कराया था ना, उसमें यूपी पीसीएस के 8 से 9 क्वेश्चन कॉपी थे, सेम कॉपी थे, आप मैच कर सकते हो, देख सकते हो। और इससे भी जो पीसीएस अभी जो यूपीएससी का मेंस होगा वहाँ से भी क्वेश्चन आपको शायद देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से यूपी पीसीएस अगला होगा उससे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन अच्छे से आपके लिए लाते रहेंगे। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कोई बात अगर पूछना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बाकी लोगों को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और आंसर राइटिंग कम से कम 4 आंसर आप रोज लिखो, ठीक है।